सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। बच्चों, जीरो जीरो मैथ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है त्रिभुज। क्लास 10th मैथ्स का रिवीजन चल रहा है। उसमें हम लोगों ने पिछले कई चैप्टर्स कवर कर लिए हैं और आज त्रिभुज चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या कंटेंट आपको पढ़ना है और किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, त्रिभुज क्लास 10th के त्रिभुज में आपको समरूपता से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए क्या होते हैं, दो आकृतियां के समान आकार हो समरूप आकृतियां कहलाती हैं। अब ये दो अगर आकृतियां आप कोई भी उठाएंगे तो यहाँ हम उन आकृतियों की बात कर रहे हैं जिनके आकार समान होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर दो पेज उठा रहे हैं, जैसे रेक्टेंगल, दो रेक्टेंगल उठा रहे हैं तो वो रेक्टेंगल के आकार एक जैसे हैं कि नहीं है, या फिर आप दो सर्कल उठा रहे हैं तो उनके दो सर्कल जैसे आप ले लीजिए त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, एक त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, तो उनके आकार क्या है, दोनों के दोनों वृत्त है ना, तो वो दोनों के दोनों वृत्त क्या हो जाएंगे, समरूप आकृतियां हो जाएंगी। ठीक है, कहने का मतलब सिर्फ आकार, समरूपता में किसको ध्यान देना है, आकार। जबकि कक्षा 9 में आपने सर्वांग समता पढ़ा था और उसमें आपको क्या देखना था, आकार तथा आमाप। सर्वांग समता में आप क्या देखते थे, जब एक आकृति दूसरे के ऊपर बिल्कुल फिट बैठ जाए तब हम कहते थे कि वो दोनों आकृतियां क्या हैं, सर्वांग सम। परंतु समरूपता में ऐसा नहीं है। समरूपता में क्या है कि उनकी जो भुजाएं हैं उनका अनुपात समान होना चाहिए, आकार तो समान होना ही चाहिए। ठीक है, जैसे आप कंप्यूटर में एक इमेज ओपन करते हैं, उस इमेज को आप बड़ा या छोटा कर लेते हैं तो हम कहते हैं जाकर के कि वहां पर आप समरूपता का एग्जाम्पल दे रहे हैं। ठीक है, इसी तरह जैसे मैंने बताया सर्कल, दो वृत्त आप ले लीजिए, चाहे समान त्रिज्या के ले लीजिए और चाहे भिन्न भिन्न त्रिज्या के ले लीजिए, वो दोनों क्या है, आपस में समरूप। समान त्रिज्या के होंगे तो सर्वांगसम भी होंगे, ठीक है, लेकिन भिन्न त्रिज्या के हैं तो वो सर्वांगसम नहीं परंतु समरूप जरूर होंगे। तो यहाँ देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती हैं। याद कर लीजिएगा, सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती हैं, परंतु सभी समरूप आकृतियों का सर्वांगसम होना आवश्यक नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि समरूप में हम सिर्फ आकार की बात कर रहे हैं, जबकि सर्वांगसमता के लिए क्या क्या जरूरी है, आकार भी समान होने चाहिए और आमाप भी समान होने चाहिए, मतलब साइज भी समान होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं समरूप त्रिभुज क्या होते हैं और इसके लिए आपको कौन कौन से दो पॉइंट जरूरी है। तो देखिए, दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि, फर्स्ट पॉइंट क्या, उनके संगत कोण बराबर होने चाहिए। जैसे आप कोई भी दो त्रिभुज ले रहे हैं तो उनके संगत कोण बराबर होने चाहिए तथा उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, मतलब समान अनुपात में हो। तो आप समरूप त्रिभुज में ये दोनों पॉइंट अच्छे से ध्यान कर लीजिए, उनके संगत कोण बराबर होने चाहिए तथा उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो। ठीक है, इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे। देखिए, मान लीजिए आपको दो त्रिभुज दिए गए हैं, जैसे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में आपको यहाँ देखिए ऐसे कुछ मान लीजिए दिया गया है, क्या दिया गया, एंगल A बराबर एंगल Q, मतलब ये वाला एंगल जो है वो इस वाले एंगल के बराबर है, मान लीजिए ऐसा दिया गया। और ये एंगल B बराबर एंगल P, मतलब ये वाला जो एंगल है वो मान लीजिए इस वाले एंगल के बराबर है। और तीसरा क्या दिया गया, एंगल C बराबर एंगल R, मतलब ये वाला जो एंगल दिख रहा है आपको, ये वाला R के बराबर, मतलब C वाला एंगल R के बराबर। तो ये पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन क्या दी गई, तथा AB बटे में PQ और फिर BC बटे में PR और AC बटे में QR। देखिए AC बटे में QR, संगत बिल्कुल मैच कराना है। तो देखिए, अगर ये दो कंडीशन होल्ड कर गई तब हम क्या कहेंगे कि त्रिभुज ABC, अगर मैं इधर नाम लिखता हूँ ABC, तो इधर क्या लिखेंगे, नाम लिखने में ही प्रॉब्लम होती है आपको। बाकी तो समरूपता आप पढ़ चुके हैं, लेकिन नाम कैसे लिखेंगे आप यहाँ से देखेंगे, बहुत आसान तरीका है। पहला, अगर सारे कोण मैच हो जाए तो सबसे आसान। जैसे देखिए A कोण के सामने क्या है, Q, मतलब A के सामने क्या आएगा, Q। इधर मैंने A लिखा तो A के सामने क्या आ गया, Q। फिर B के सामने क्या आएगा, P, तो देखिए यहाँ बीच में B है तो इधर भी बीच में B होगा, P होगा। और यहाँ लास्ट में C है, C के सामने क्या है, R। तो अगर सारे कोण पता चल जाए तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अनुपात मिल जाए तब कैसे करेंगे, देखिए अनुपात से कैसे पहचानेंगे। जैसे पहले दोनों को लीजिए,
यहाँ ऊपर देखिए कौन सा पॉइंट दोनों में, बी वाला ना, और नीचे कौन सा है, पी वाला, दिख रहा है ना, ऊपर कौन सा है पॉइंट दोनों में, बी वाला, नीचे कौन सा, पी वाला, मतलब बी के सामने क्या होगा, पी। पकड़ में आया। दूसरा क्या है, यहाँ देखिए इन दोनों में BC बटे PR और AC बटे QR, इन दोनों में क्या कॉमन है, C, और यहाँ क्या है, R, तो C के सामने क्या होना चाहिए, R। क्लियर। फिर देखेंगे पहले और तीसरे में, देखिए पहले और तीसरे में यहाँ A पॉइंट कॉमन, और यहाँ नीचे क्या है, Q, A के सामने क्या, Q। बस ऐसे ही नाम लिखना है आपको, प्रॉपर्टीज मिल जाए तो नाम लिखने के तरीके ऐसे हैं। जो कोण है, वो जो बीच में लिखा होगा कोण, जैसे 3 अक्षर में अगर कोण लिखा है तो आपको बीच वाले पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो हम कोण को कोण के बराबर यानी कि पॉइंट को पॉइंट के बराबर इजीली कर पाए। लेकिन जब अनुपात दिया होगा तो ऐसे मैंने मैच करना सिखाया, उस तरीके से मैच कर लीजिएगा, फिर नाम लिखिएगा। ठीक है। यहीं पर अगर आपसे पूछा जाता कि त्रिभुज, अगर मैं पूछता कि त्रिभुज ACB इसके सर्वांग समरूप है, तो आप देखिए क्या लिखते बताइए। आप फिर से मैच करा लीजिए, इसको भूल जाइए, यहाँ से फिर मैच करा लीजिए कि A के सामने Q, A के सामने तो Q रहेगा, C के सामने R, तो C के सामने R, नाम बदल जाएगा, और B के सामने P। तो देखिए नाम जो है 1-to-1 मैपिंग के साथ लिखेंगे हम लोग। ठीक है, ऐसे नहीं कि बस लिख देंगे, नहीं, एक एक पॉइंट को, संगत पॉइंट को मिला लेंगे और फिर नाम लिखेंगे। ठीक है, इसके बारे में हम आगे भी डिस्कस करेंगे। एक प्रमेय देखते हैं जो आपके सिलेबस में है। क्या है प्रमेय, इंपॉर्टेंट प्रमेय है। क्या लिखा हुआ है, त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, कोई त्रिभुज है आपके पास, और त्रिभुज में कितनी भुजा होती, 3। आप कोई भी एक भुजा ले लीजिए, उसके समांतर एक रेखा खींचिए जो कि अन्य दो भुजाओं को दो भिन्न बिंदुओं पर काट रही है। तो फिर जो भुजाएं कटेंगी वो समान अनुपात में विभाजित होंगी। क्या लिखा, जैसे त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज की शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती। ठीक है, देखिए कैसे करती है। तो पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। मान लीजिए आपको जैसे त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, तो हमने क्या ले लिया है, माना त्रिभुज ABC है, उसमें आपको एक मतलब रेखा खींची गई जो क्या है, D समांतर किसके है, BC के। तो देखिए ये मैंने त्रिभुज बना लिया ABC, और उसमें D समांतर BC खींच दिया। ठीक है, ये दिख रहा है आपको, D समांतर BC खींच दिया। D किस पर है, भुजा AB पर, P किस पर है, भुजा AC पर। अब सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि ये जो D आपने खींची है समांतर किसके, BC के, वो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांट रही, मतलब AB को और AC को समान अनुपात में बांट रही। तो AB को कहां से, AD बटे BD, इधर क्या, AE बटे CD। ये देखिए ये सिद्ध करना है, बात समझ में आई। इसके बाद देखिए अब हम प्रूव करने के लिए रचना कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो देखिए क्या किया मैंने, हमने सबसे पहले यहाँ से पॉइंट जो D दिख रहा है इससे एक परपेंडिकुलर खींच दिया, किस भुजा पर, AC पर। अब ये DM जो है इसको आप AC पर भी परपेंडिकुलर मान सकते हैं, AE पर भी परपेंडिकुलर मान सकते हैं, और EC पर भी परपेंडिकुलर मान सकते हैं। ठीक है, ये EC जो दिख रहा है इसको अगर आधार मानेंगे तब भी हम परपेंडिकुलर जो लेंगे वो DM ही लेंगे। ठीक है, भले ही वो त्रिभुज से बाहर दिख रहा होगा, देखिए DEC के बाहर है DM, लेकिन इसके लिए लंब का काम करेगा। ठीक है, और दूसरी रचना क्या की, EN, ये जो EN दिख रहा है इसको परपेंडिकुलर AB खींचा। ठीक है, तो रचना में मैंने पहले दो लंब खींचे DM और EN, और फिर B को E से और C को D से मिला दिया। ठीक है, यहां तक आपको लिखना। अब आते हैं प्रूफ पर। तो प्रूफ में ध्यान रखना आपको कौन कौन सी साइड लेनी है, AE लेनी है, CE लेनी है, AD लेनी है, BD लेनी है, इनको लेकर के हम कुछ ना कुछ बनाएंगे। तो देखिए क्या बना रहे हैं, यहाँ हम लोग एरिया का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। कैसे, देखिए पहले थोड़ा सा समझ लीजिए एरिया का कॉन्सेप्ट क्या बता रहा है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। एक एग्जांपल सामने लिखा हुआ, जरा इससे समझिएगा, जिसे ABC लिखा हुआ, और ये देखिए ये लंब है, मैंने इसको लंब खींच दिया है, इसको आप E कर लीजिए, AE जिसका नाम क्या लिखा है, H, और यहाँ देखिए DC को मैंने X ले लिया और BC को क्या ले लिया, Y। अब आपसे कोई पूछे कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बताओ, तो देखिए हाइट मिल गई
ऊंचाई मिल गई h, और आधार कितना है, जब ABC की बात करेंगे तो पूरा आधार BC। देखिए 1/2 h गुणे y, h क्या है, हाइट, ऊंचाई, और ये y क्या है, आधार। समझ में आई बात। दोबारा देखिए, अगर सिर्फ इतने क्षेत्रफल को पूछा जाए कि ये त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल क्या होगा, तो देखिए त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल, भले ही ये हाइट बाहर दिख रही है, लंब बाहर दिख रहा है, लेकिन ये इसके लिए काम करेगा। तो लंब हम ए ही लेंगे, आधार सिर्फ इतना ले लेंगे। समझ गए, 1/2 गुणे h, h मतलब ऊंचाई, और गुणे आधार, आधार जितने का क्षेत्रफल लेना है उसी को आधार लेंगे। अब यहां तक आधार मत ले लीजिएगा कि इसी ले ले, नहीं, ठीक है, इस तरीके से। तो पहला पॉइंट तो ये था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, और दूसरा पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है कि दो समांतर रेखाओं के मध्य एक ही आधार पर बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्या होते हैं, बराबर। हम ये दो कॉन्सेप्ट इसमें यूज करेंगे इस प्रूविंग में। तो चलिए प्रूविंग देखते हैं कैसे है। तो देखिए यहाँ सबसे पहले इस त्रिभुज को देखेंगे आप। त्रिभुज में हम सबसे पहले ADE का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। कब निकाल रहे हैं, जब DM लंब है और AE आधार। तो देखिए क्या हम एरिया ऑफ त्रिभुज ADE क्या लिख सकते हैं, बराबर 1/2 फॉर्मूले का गुणे AE को मैंने आधार मान लिया, तो लंब क्या होगा, DM, तो DM को लंब ले लिया। तथा देखिए AE इन्वॉल्व हो गया है ना, तो AE इन्वॉल्व हो गया। अब हम अगला CE को इन्वॉल्व करेंगे। तो देखिए तथा एरिया ऑफ त्रिभुज DCE, अब चाहे DCE लिखिए चाहे CDE लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। अब देखिए यहाँ जो कॉन्सेप्ट बताया था आपको, लंब बाहर था, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखिए, ये जो लंब DM है वो इसी आधार के लिए भी लंब का काम करेगा। तो मुझे इस वाले त्रिभुज का क्या चाहिए, क्षेत्रफल। क्या लिख दूं, 1/2 आधार कितना EC गुणे लंब कितना है DM, यही चीज यहाँ लिखी है। देखिए 1/2 CE गुणे DM, यहाँ देखिए CE आधार हो गया, DM लंब हो गया, 1/2 फॉर्मूले का। अब क्या करेंगे, इन दोनों को भाग कर देंगे। अब आप बताइए भाग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको ऊपर लाना है AE/CE। देखिए क्या लाना है, AE/CE, तो हम दोनों को भाग कर दें। अच्छा भाग करने से मिलेगा क्या, देखिए यहाँ भाग किए, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, DM से DM कट जाएगा, बचा कितना, AE/CE। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। इधर क्या है, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटे में एरिया ऑफ त्रिभुज DCE, फर्स्ट इक्वेशन। समझ में आई आपको, बहुत आसान है, सिर्फ एरिया का फॉर्मूला लगाना है। इसके आगे देखेंगे आप, इसके आगे देखिए कि अब हम दोबारा से इसी त्रिभुज में देखिए, त्रिभुज ADE में ही हम लोग दोबारा से फॉर्मूला लगाएंगे एरिया का। इस बार आधार हम लेंगे AD को और EN को लेंगे लंब। 1/2 क्या हो जाएगा, 1/2 EN गुणे AD। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ हमने, यहाँ पर देखिए क्या लिखा, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बराबर 1/2 गुणे AD गुणे EN। ये दिख रहा है ना, AD आधार हो गया, EN लंब हो गया, ठीक है। तथा अब देखिए एरिया ऑफ त्रिभुज, अब इधर और देखिए दोबारा से, एक बार हमने ADE का तो निकाल लिया, अब देखिए इसका निकालें जिसमें BD मिल जाए, BDE का। तो आप बताइए ये जो लंब है EN, वो BD आधार के लिए भी तो लंब का काम करेगा, करेगा ना। तो हम अगर इसका क्षेत्रफल निकालना चाहें सिर्फ, तो इसका त्रिभुज BDE का 1/2 आधार BD गुणे EN लिख सकते हैं ना। देखिए क्या लिखा, एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बराबर 1/2 गुणे BD गुणे EN। देख लीजिए आप, BD गुणे EN, ये EN जो है इसके लिए भी लंब का काम करेगा। अब इन दोनों को भी क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। क्यों भाग कर देंगे, क्योंकि हमको AD/BD लाना है। दोनों को भाग कर दिए तो 1/2 कैंसिल, EN से EN कैंसिल, सेकंड इक्वेशन आ गई, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटे एरिया ऑफ त्रिभुज BD बराबर AD/BD, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए ये दोनों इक्वेशन, ये दोनों, इन दोनों को तो बराबर करना है, आपस में करना है ना बराबर। लेकिन यहाँ देखिए क्या LHS बराबर है, ऊपर वाला तो पोर्शन बराबर है, एरिया ऑफ AD एरिया ऑफ AD, लेकिन नीचे वाला पोर्शन बराबर नहीं। तो पहले हम बराबर करते हैं, और देखिए कैसे करेंगे, आप बताइए। यहाँ त्रिभुज जो DCE दिख रहा है, DCE,
और त्रिभुज DBE दिख रहा है। ये दोनों त्रिभुज दो त्रिभुज समांतर रेखाओं के बीच में बने। कौन कौन सी? DE समांतर है BC के, इन्हीं के तो बीच बने हैं दोनों। एक त्रिभुज हो गया BDE, एक त्रिभुज हो गया CDE, और साथ में एक ही आधार पे, कौन से आधार पे? DE पर ही तो बने। इसका मतलब दोनों के क्षेत्रफल क्या होंगे? बराबर। अभी स्टार्टिंग में ही आपको यहाँ पे बताया था। तो देखिए क्या लिखा यहाँ पे, बताया ना, दो समांतर रेखाओं के मध्य एक ही आधार पर बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्या होते हैं? बराबर। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा त्रिभुज BDE तथा त्रिभुज CED समांतर रेखाओं BC तथा DE के मध्य समान आधार DE पर बने हैं। बने हैं ना? अब बने हैं तो इसका मतलब देयरफॉर दोनों के क्षेत्रफल क्या होंगे? बराबर। इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज CED। अब देखिए अगर इसकी वैल्यू ये है, समीकरण 1 में हम रख दें, तो समीकरण 2 में रख दें, तो समीकरण 2 से देखिए इसकी जगह पर मैंने क्या कर दिया, इसकी जगह पर मैंने ये लिख दिया, ये बन गई समीकरण 3। अब आप जरा समीकरण 2 और समीकरण 3 दोनों देखिए। समीकरण 1 और समीकरण 3, यहाँ देखिए इसमें एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DCE बराबर AE बटे C। यहाँ देखिए त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटे एरिया ऑफ त्रिभुज CDE, दोनों सेम है, LHS बराबर है तो RHS भी क्या हो जाएंगे? बराबर। इसका मतलब समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से दोनों के दोनों क्या हो गए? बराबर। देखिए यहाँ AE बटे C, यहाँ AD बटे BD, दोनों क्या हो गए? बराबर। यही तो सिद्ध करना था। इसका मतलब त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज की शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या है, और ये आपको कॉन्सेप्ट कई जगह काम करेगा तो इसको समझेंगे। यदि कोई रेखा एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC की को क्रमशः बिंदुओं D तथा E पर प्रक्षेप करे तथा भुजा BC के समांतर हो तो सिद्ध कीजिए कि AD बटे AB बराबर AE बटे AC। देखिए क्या कहना चाह रहे हैं, त्रिभुज है आपके पास ABC और ये एक समांतर रेखा खींच दी किसके? BC के। इसका मतलब DE भी समांतर हो जाएगी BC के ना। तो और सिद्ध क्या करना है कि जो AD बटे AB, छोटी भुजा बटे में बड़ी भुजा, इधर छोटी भुजा बटे में बड़ी भुजा, ये सिद्ध करना है। दिख रहा है ना? तो देखिए बहुत सिंपल है, क्या करेंगे, क्योंकि DE समांतर BC दिया गया है तो आपने जो प्रमेय पढ़ी लगा सकते हैं। क्या प्रमेय पढ़ी? AD बटे BD बराबर AE बटे CE। तो देखिए मैंने लिख दिया AD बटे BD बराबर AE बटे CE प्रमेय से। अब देखिए प्रूविंग में हमको AD लाना है, AB लाना है, AE लाना है, AC लाना है, BD और CE नहीं लाना। तो सबसे पहले तो हम इनको पलट देंगे, पलट दिए तो BD बटे AD बराबर CE बटे AE हो गया। अब देखिए BD को गायब करना है तो BD की जगह में क्या लिख सकता हूँ? AB। देखिए क्या BD की जगह पर AB माइनस AD लिख सकते हैं? AB पूरा माइनस AD। इसी तरीके से CE की जगह पर क्या लिख सकते हैं? AC माइनस AE लिख सकते हैं ना। तो देखिए मैंने लिख दिया BD की जगह AB माइनस AD और CE की जगह AC माइनस AE। फिर क्या किया, ये AD जो है दोनों के बटे में अलग अलग लिख दिया, AB बटे AD, AD बटे AD, इधर AC बटे AE, AE बटे AE। यहाँ से देखिए AD से AD कट गया, AE से AE कट गया, क्या बचा? -1। इधर भी क्या बचा? -1। अब ये -1 हटा देंगे तो क्या बचा? देखिए AB बटे AD बराबर AC बटे AE। इसको उलट देंगे तो आपका AD बटे AB बराबर AC बटे AE बटे AC। यही आपको प्रूव करना है। ठीक है, आपके लिए एक होमवर्क है, इसी क्वेश्चन में आप सिद्ध करना है BD बटे AB और इधर क्या करना है? CE बटे AC, ये प्रूव करिएगा। ठीक है, मैं ये नोट साथ में अटैच कर दूंगा, आप लोग वहां से नोट कर सकते हैं। बाकी आप लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में अगली प्रमेय बताऊंगा। ठीक है, धन्यवाद।